नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है क्लास 10 का, ये बहुत नज़दीक आ चुकी है और अब हमें अच्छे से और भी बेहतर तरीक़ा से तैयारी करनी होगी। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर बार किसी न किसी रूप से एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि औसत दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दोगुनी, आधी, चौथाई या फिर बराबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो औसत दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। और यदि ये पूछा होता है कि बढ़ जाने से, फोकस दूरी का मान बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो उससे सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। 3 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, लघु पठन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? लघु पठन के समय परिपथ में धारा का मान में क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो धारा का मान होता है वो क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये VBI क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपने अभी टेस्ट परीक्षा दिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया ही है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन सा ये निरूपित नहीं करता, यानी कौन सा सूत्र जो आपका गलत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर IR स्क्वायर होता है और P बराबर VA स्क्वायर बाई R होता है। इसका मतलब दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो ये वाला है। ये जो है आपका नहीं होता है, क्योंकि P बराबर होता है VI, P बराबर होता है I स्क्वायर R, P बराबर होता है VA स्क्वायर बाई R, लेकिन IR स्क्वायर ये नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, ये क्या है आपका? सही है। 5 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। इसके द्वारा हम लोग अपने नेत्र लेंस में क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं फोकस दूरी में। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या सॉरी, पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेकेंड नंबर ऑप्शन कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? और सबसे लास्ट में कर रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है कौन सी ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को मैकेनिकल करंट में परिवर्तित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट जो बना होता है वो किस तत्व का बना होता है? नाइक्रोम का, तांबे का, टंगस्टन का या फिर जस्ता का? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट, यानी कि जो जिसको तंतु बोलते हैं, किसका बना होता है? तो ये आपका क्या आंसर है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है दोस्तों आपका फिलामेंट विद्युत बल्ब का। और यदि यहाँ पर पूछा होता है कि जो विद्युत हीटर होता है उसका जो तार होता है वो किससे बना होता है, तो उसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? नाइक्रोम का बना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि जो साधारण प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से मिलकर के बना होता है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु का आकार के बराबर है तो दर्पण होगा उत्तल, अतल, समतल या फिर
समतल या उत्तल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा या बड़ा बनता है, और समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, बराबर बनता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 10 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वीवीआई है, वीवीआई के लिस्ट में आप डाल लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है और इसमें पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि नेत्र की अधिकतम फोकस दूरी कितनी होती है, एक न्यूनतम होती है और एक अधिकतम होती है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत। लेकिन यदि यहाँ पर पूछा होता है कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो कितना होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूछा है अधिकतम, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि नेत्र की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। नेत्र की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, नेत्र की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। इसी में रुकिए दोस्तों, इसे पीछे वाला देख लेते हैं, नेत्र की, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 13 नंबर का आंसर क्या है दोस्तों, नेत्र की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? नेत्र की क्षमता का ऐसे मात्रक, इसका दो ऐसे ही मात्रक होता है, एक होता है डायोप्टर और दूसरा क्या होता है, मीटर इनवर्स। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। इसका याद रख लीजिएगा दोस्तों, नेत्र की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर भी होता है जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, और दूसरा क्या होता है, मीटर इनवर्स भी होता है। 14 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, अभिक्रिया CeO प्लस में हाइड्रोजन प्लस में कॉपर प्लस जल में किसका उपचयन होता है? यानी कि किसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या है, किस में आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में जुड़ रहा है। तो दोस्तों हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोजन निकल रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से तक CeO में तो आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए CO का अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन है। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, CeO आपको यहाँ से पूछा हुआ है क्या, उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, CeO से तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन में देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन से ना ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है दोस्तों, उपचयन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन अभी क्या है आपका दोस्तों, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है, 1, 2, 8 या 11? तो दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो कितना निकलता है, 2, 8 और 1। अंतिम कक्षा में कितना आया, 1। तो 1 इसकी क्या है दोस्तों, संयोजकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र या फिर एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया या फिर एल्काइन का, ये क्वेश्चन हमको पूछेगा ही पूछेगा, तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। तो यहाँ पर एल्केन का पूछा हुआ है, तो एल्केन का क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ये आपका एल्केन का है। और यदि पूछता है एल्कीन का बताइए, एल्कीन का, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये है आपका एल्कीन का, एल्कीन का। और उसी तरीके से एल्काइन का पूछता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है, ये है आपका एल्काइन का, ठीक। और ये जो आपका लोग जा रहा है CnH2n+4, ये किसी का भी नहीं होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है।
क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों मैं और भी क्वेश्चन को कराते जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आपको वो छूटे ना। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पीएच आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7, यानी कि 7 के बराबर होता है। 7 से कम आपका अम्ल का होता है, 7 से ज़्यादा आपका भस्म वाला होता है। तो 7 किसका होता है, उदासीन का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, वर्गों की संख्या बताना दोस्तों। वर्ग यानी कि वो खड़ा खड़ा जो स्तंभ होता है ना, इसके बताना है, ये स्तंभ वाला को बताना है। तो कितने खड़े खड़े होते हैं स्तंभ, तो कुल 18 वर्ग होते हैं, यानी कि 18 स्तंभ होते हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कुल 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग पूछा है, या फिर यहाँ पर पूछ सकता था स्तंभ, स्तंभ की संख्या बताइए, तो वो भी कितना होता है 18। वर्ग पूछा है या फिर स्तंभ पूछा है 18। अगर आवर्त पूछता तो 7 बताते। नेक्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अधातु पूछा है, अधातु, अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर सल्फर तो नहीं होता है, क्लोरीन भी नहीं होता है, फास्फोरस भी नहीं होता है, तो बचा कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों क्या होता है, ये अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में होता है दोस्तों, ये अपवाद वाला से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए अपवाद आप लोग छोड़िएगा मत, उसको पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है दोस्तों, धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन जो है वो आपका एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसको याद कर लीजिए, कार्बन क्या है, एक अधातु है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की पहचान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो अपने सेकेंड चैप्टर में एक क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये एक प्रबल अम्ल है। क्यों, ये आपको क्वेश्चन पूछा था। तो उसी क्वेश्चन से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH ये क्या है, आपका एक दुर्बल अम्ल है। और प्रबल अम्ल पूछता है तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला। और एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। प्रबल और दुर्बल अम्ल में दोस्तों आप लोग अंतर देख लीजिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों। पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना है आपको, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 19 होती है। 19 आपका पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। बायोगैस आपको बताना है दोस्तों। बायोगैस यानी कि आपको प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का जो मुख्यतः कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी कि सामान्यतः कौन सा बायोगैस में आपका मुख्य है, आपको बताना है। क्या हाइड्रोजन है, मेथेन है, C2H6 यानी कि एथेन, C4H10 यानी कि ब्यूटेन। तो दोस्तों आपको बताना है बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है, यानी कि मुख्य कौन उसमें पाया जाता है मुख्य तौर पर। तो यहाँ पर क्या सही है दोस्तों, मेथेन। यानी कि मेथेन क्या होता है दोस्तों, आपका बायोगैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटन होता है, मुख्य घटन होता है। बायोगैस को हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मेथेन क्या है आपका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ये सभी तो आपको पता ही होगा, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा मैं इतना हल्का क्यों करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इसमें भारी भी है, कोई हल्का भी है। एग्जाम में ऐसी तरह से आता है, कोई क्वेश्चन हल्का भी देता है तो कोई क्वेश्चन भारी भी देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अभी क्या आपका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कराया दोस्तों, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो पहला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें क्या करते हैं, प्रतिफल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, प्रतिफल क्या होता है, अभिक्रिया के बाद जो बनता है, और अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया के पहले बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग का तत्व है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मेडलेव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं, मेडलेव की आवर्त सारणी। मेडलेव की आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि मेडलेव की आवर्त सारणी में एक शून्य वर्ग भी था, जिसके जो तत्व थे वो गायब थे। तो शून्य वर्ग के तत्व गायब थे, लेकिन मेडलेव के मृत्यु के बाद में जब उन तत्वों की खोज हो गई थी तो उनको वहाँ पर रख दिया गया था। तो उन्हीं वर्ग के तत्वों का आपके पूछ रहे हैं, तो वो कौन सा था। तो दोस्तों शून्य वर्ग के मेडलेव के समय जो थे वो एक भी उनके समय एक भी आपका अक्रिय गैस का निर्माण नहीं हुआ था।
अक्रिय गैस का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने उन सभी के लिए शून्य वर्ग खाली छोड़ दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि शून्य वर्ग के तत्व, जैसे यहाँ पर पूछा हुआ शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर अक्रिय गैस कौन सा है पहले ढूंढ लीजिए। क्या लिथियम है? नहीं। ब्रोमीन है? नहीं। कैल्शियम है? क्या? नहीं। हीलियम। हीलियम क्या होता है आपका? अक्रिय गैस होता है। और ये इन्हीं अक्रिय गैस को कहाँ पर रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है, पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 0 में रखा गया था। याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 0 में और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक, जितनी भी अक्रिय गैस है उन सभी को कहाँ पर रखा गया है? 0 वर्ग में। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसा तत्व है जो मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं थे? तो मेंडलीव के समय आपका अक्रिय गैस जितने भी थे वो ज्ञात नहीं थे। 27 नंबर क्वेश्चन कराया दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आपको क्या जरूरी है, यानी कि जो अपना भोजन बना लेते हैं उनके लिए क्या जरूरी है? तो दोस्तों भोजन बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही है। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आपको जरूरी है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये भी एक क्वेश्चन में ही है कि क्लास 10th का आपका पहला चैप्टर में ही है कि पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो उस क्वेश्चन से यहाँ पर आंसर बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? पत्ती। पौधे में जो पत्ती होता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पत्ती होती है इन्हीं पत्ती में क्या होता है शुरू से लेकर अंत तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं पर होती है सबसे अधिक। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया इन्हीं का अंतर होती है, इसलिए इन्हों क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? मनुष्य के शरीर की, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? तो आपको बताना है यकृत, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एड्रीनल। तो दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि पूछ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। क्या होता है दोस्तों? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। 30 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जल के वाहन के लिए, मतलब जल को ले जाने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। उसी तरीके से यहाँ पर फ्लोएम पूछा होगा, तो फ्लोएम पूछा होता था। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के वाहन के लिए। वो क्या करता है? भोजन को ले जाने का कार्य करता है। और जाइलम क्या करता है? जल को ले जाने का कार्य करता है। ये इसका पहला अंतर होगा दोस्तों। मान लो ये किसका पूछा होता है? जाइलम और फ्लोएम का अंतर, दो अंतर बताइए। तो पहला अंतर यही हो जाएगा कि जाइलम जल को ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम खाना को यानी कि भोजन को ले जाने का कार्य करता है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे दोस्तों? तो जो जाइलम होती है, जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। क्योंकि फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। यही हो गया आपका दोनों अंतर। तो दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन पढ़ा और आने वाला वीडियो में भी हमें और इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।